नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पॉलिटी मेंस स्पेशल सीरीज के इस नए क्लास में। जहां आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक नीति निर्देशक तत्व को काफ़ी विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे मेंस के दृष्टिकोण से। इससे पहले हम लोगों ने प्रस्तावना और मौलिक अधिकार जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक को काफ़ी अच्छे से कर लिया था और प्रस्तावना और मौलिक अधिकार से संबंधित टेस्ट के क्वेश्चंस पर भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो आज हम लोग नीति निर्देशक तत्व टॉपिक को काफ़ी बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेंगे, जिसके आधार पे चाहे जैसा भी मेंस का क्वेश्चन आ जाए आप उसका एक बेहतर आंसर लिख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। बट इससे पहले मैं आपको नीति निर्देशक तत्व से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 1 मिनट में दिखा देना चाहता हूं और इससे संबंधित 71 बीपीएससी के लिए जो हमने कुछ संभावित क्वेश्चन बना रखे हैं उसे भी आप जरूर देख लें। उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले उसे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मतलब कितने क्वेश्चन आए थे 70वीं बीपीएससी तक। तो देखिए 70वीं में इससे क्वेश्चन नहीं आया था नीति निर्देशक तत्व से। तो देखिए एक क्वेश्चन 68 बीपीएससी में आया था, आप इसको पढ़ लीजिएगा क्या आया था। और हमने इसके आंसर में मुख्य डायमेंशन मतलब क्या था इसको भी हमने इस बॉक्स में बना दिया है, आप इसको देखिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन 60 से 62वीं में आया था, आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन आप देखिएगा 53वां से 55वां बीपीएससी में एक आया था, आप इसे भी पढ़िएगा। और ये आपका मतलब किस संदर्भ में आपका आंसर होना चाहिए हमने बताया है। और एक 40वां बीपीएससी में देखिए क्वेश्चन आया था। मतलब अभी तक बीपीएससी ने नीति निर्देशक तत्व से संबंधित लगभग 4 क्वेश्चन उन्होंने किया है बीपीएससी मेंस में। 4 या 5, एक आध क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर भी हो, लेकिन आप मान के चलिए कि अभी तक उन्होंने 4 क्वेश्चन किया है। अब नेक्स्ट संभावित क्वेश्चन क्या बन सकता है नीति निर्देशक तत्व से, तो चलिए अब उसे देखने का प्रयास करते हैं। देखिए नीति निर्देशक तत्व में लॉन्ग क्वेश्चन 2 संभावित मैं आपको पहले बता रहा हूँ, फिर हम शॉर्ट क्वेश्चन भी बताएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जो इससे बन सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान का आदर्शवादी स्वर है जो सामाजिक न्याय की नींव रखता है। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में निहित तत्वों का विश्लेषण कीजिए और बिहार में उनके कार्यान्वयन की समीक्षा कीजिए। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आप खुद पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं यहाँ पीडीएफ में लिख दिया हूँ। अब देखिए ये दो ना लॉन्ग क्वेश्चन आपके हो गए और जो 38 नंबर के आएंगे। अब देखिए नीति निर्देशक तत्व में जो मोस्ट 2 या 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे उसे भी आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन जो 7 या 8 नंबर के आते हैं। आप देखिए पहला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संविधान में उल्लेख क्यों किया गया है, क्या यह न्यायालय में परिवर्तनीय है? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो हमने आपके लिए बनाया है तो आप इसे जरूर पढ़ लेंगे क्योंकि मैं अभी मेंस का टॉपिक कराऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको पीडीएफ में देखकर इसे पढ़ लीजिएगा। मतलब 2 लॉन्ग क्वेश्चन हमने आपके लिए बना दिया है जो 71 बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 2 हमने आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस हमने बना रखा है। मतलब इसको अभ्यास आपको इन्हीं 2 क्वेश्चन पे करना है। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और संभावित क्वेश्चन, इतना यदि आप कर लेते हैं तो नीति निर्देशक तत्व से कैसा भी क्वेश्चन आए आप बिल्कुल लिखने में सक्षम होंगे, साथ में हमारा नोट्स को। अब देखिए नीति निर्देशक तत्व को हमने शॉर्ट में ना सबसे पहले इस नोट्स को ना तैयार कर दिया था कि इस शॉर्ट नोट्स के आधार पर ही प्रीवियस ईयर के टोटल क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। मतलब 1-2 पेज में हमने पहले लिख दिया है, मतलब नोट्स पढ़ाने के पहले। तो चलिए शॉर्ट नोट्स को भी एक दृष्टिकोण से आप देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक विस्तार से शुरू करेंगे। देखिए यह क्या है, उद्देश्य एवं प्रकृति। अब देखिए प्रमुख वर्गीकरण काफ़ी शॉर्ट में, न्यायिक दृष्टिकोण। अब देखिए बिहार में कार्यान्वयन। अब देखिए सीमाएं, सुधार और सुझाव, निष्कर्ष। मतलब शॉर्ट में हमने बता दिया। अब हम लोग ना इसका विस्तार से मतलब हम लोग करेंगे, मतलब जितने भी इसके डायमेंशन बनेंगे ना हम लोग अभी देखेंगे। और यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और हमारा संभावित क्वेश्चन और आप ये हमारा नोट्स को कर लेते हैं तो बिल्कुल आप यकीन मानिए इस टॉपिक से चाहे कितना भी मतलब किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए आपसे बच कर नहीं जाएगा और आप उसका बेहतर आंसर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ना इस टॉपिक से रिलेटेड आएगा तो एक यूनिवर्सल भूमिका, आप इसे कहीं भी लिख सकते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए देखते हैं। संविधान केवल कानून का दस्तावेज नहीं, एक जीवंत दर्शन है ना। अब देखिए कैसे जीवंत दर्शन है इसको आप समझिए।
इसका मतलब है कि भारतीय संविधान केवल नियमों का संग्रह नहीं है, बल्कि वह समाज के हर व्यक्ति की इज्जत करना, समान अवसर देना और न्याय दिलाने के लिए ना एक प्रकार से यह जीवंत विचार के रूप में काम करता है। मतलब यह हर नागरिक के जीवन को ना बेहतर बनाने का सपना ना दिखाने का काम करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर लिखेंगे, जो भारत के हर नागरिक को गरिमा, अवसर और न्याय का वादा करता है, इस दर्शन की आत्मा है। नीति निर्देशक तत्व जो शासन को केवल अधिकारों की नहीं बल्कि कर्तव्यों की राह पर ले जाते हैं। अब देखिए, इसको वैसे समझिए आप। इसका अर्थ है कि नीति निर्देशक तत्व ना सरकार को यह सिर्फ याद दिलाने का ही काम नहीं करता, सिर्फ अधिकार देना काफी नहीं है, बल्कि आप नागरिकों की भलाई के लिए क्या काम कर रहे हैं, आपकी शासन में कितनी नैतिकता है और आप सही तरीके से कर्तव्यों को अपना निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं, इस दिशा में भी वह बताने का काम करता है। हम लोगों ने इसकी भूमिका को समझ लिया। अब हम लोग थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे इसकी परिभाषा और इसके संवैधानिक आधार को। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। अब देखिए, यह पीटी का क्वेश्चन बन जाता है कि किस भाग में है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में है, बट मेंस का आंसर भी कभी लिखेंगे तो लिखेंगे थोड़ा सा फैक्चुअल तो अच्छा रहता है। अब देखिए, जो राज्य को सामाजिक आर्थिक न्याय के आधार पर नीतियाँ बनाने हेतु परिवर्तनीय मतलब क्या बोलते हैं, प्रेरित करते हैं। अब देखिए, नीति निर्देशक तत्व ना आप देखेंगे कि राज्य को ना कहीं सामाजिक आर्थिक स्तर पे एक ऐसा नीतियाँ बनाने के लिए सरकार को ना मतलब एक प्रकार से प्रेरित करने का काम करती है, जिससे आम लोगों का ना कल्याण हो सके। यह परिवर्तनीय भले ना हो, परंतु इन्हें शासन के लिए वैचारिक मार्गदर्शन माना जाता है। इस बात को ना बिल्कुल आप समझिए। अब देखिए कैसे मतलब यह मार्गदर्शक है। तो देखिए, इसका मतलब है कि जो नीति निर्देशक तत्व है ना, वह राज्य को सोचने के लिए मजबूर करता है कि समाज के जो गरीब वर्ग है, समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, समाज का जो वंचित वर्ग है, आप उसके लिए एक ऐसी नीति बनाइए जिससे उन्हें रोजगार उपलब्ध हो, उन्हें एक बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो, उनको एक बेहतर स्वास्थ्य मिले और खास करके उनको ना एक सम्मान मिलना चाहिए। आप उदाहरण के लिए गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसी जैसे आयुष्मान भारत हो गया, जैसे कहीं ना कहीं आम लोगों के कल्याण के लिए उनको मतलब बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए ना इसे एक प्रकार से मार्गदर्शक के तौर पे जाना जाता है। मतलब हम लोग इस पॉइंट को भी देख लिए। अब हम लोग इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और स्रोत के दृष्टिकोण से थोड़ा संक्षेप में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, ब्रिटिश शासन की असमान व्यवस्था से सीख लेते हुए संविधान निर्माताओं ने यह तय किया कि हमें ऐसा संविधान चाहिए जो समाज के हर तबके को न्याय दे सके। नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। अब देखिए, ब्रिटिश काल में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम जैसे लोगों के साथ मतलब हम भारतीयों के साथ अंग्रेज कैसा व्यवहार करते थे, जैसे जानवरों की तरह व्यवहार करते थे। कहते हैं ना कि व्यक्ति जानवरों से भी उस तरीके के व्यवहार नहीं करता था जिस तरीके से अंग्रेज भारतीयों के साथ व्यवहार करते थे, मतलब भारतीयों के साथ व्यवहार करते थे। तो उसी से सीख लेते हुए हम लोगों ने मतलब संविधान में एक ऐसे तत्व को रखने का प्रयास किया जो हमारे ना एक प्रकार से मार्गदर्शन दे सके कि हमें कैसा शासन चलाना चाहिए, हमारा शासन का स्तर कैसा होना चाहिए, ताकि भारत को एक ऐसा लोकतंत्र बनाया जा सके जो सबके लिए हो, सिर्फ अमीरों या ताकतवरों के लिए नहीं, है ना। कहने का मतलब है कि हमारी शासन व्यवस्था ना ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कोई अमीरी गरीबी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं नीति निर्देशक जो तत्व है ना, इसके लिए एक रास्ता दिखाने का काम जरूर करती है। इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन्हें राज्य की आत्मा की आवाज कहा था। अब देखिए क्यों, क्योंकि ये जो नीति निर्देशक तत्व है ना, सिर्फ कागज पे एक नियम नहीं है, बल्कि है ना यह अंदरूनी भावना और उद्देश्य को दर्शाता है जिसके लिए ना एक राज्य होता है, जनता की सेवा करना, न्याय करना, कल्याण करना। मतलब कहीं ना एक प्रकार से जो नीति निर्देशक तत्व है एक संवेदनशील और नैतिक राज्य की कल्पना करता है। इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन्हें राज्य की आत्मा की आवाज कहा था। देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है पीटी में भी पूछ ले, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट डायमेंशन से हम लोग इसको देखते हैं, उद्देश्य और महत्व के दृष्टिकोण से। तो देखिए, नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है और इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले उद्देश्य को समझेंगे।
तो देखिए, राज्य को सामाजिक, आर्थिक और नैतिक रूप से दायित्व बोध कराना, ताकि वह नागरिकों के कल्याण के लिए नीतियां बनाए। अब देखिए, आप इसको वैसे समझिए, इसका मतलब है कि ये जो तत्व है ना, सरकार को ना एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी का एहसास कराती है कि वह जनता के जीवन को ना बेहतर बनाने के लिए सोचे और बेहतर काम करे। जैसे शिक्षा के फील्ड में, स्वास्थ्य के सेक्टर में, आप आम मतलब कुछ लोग जो काम करते हैं ना, तो उनको समान वेतन के दृष्टिकोण से आप देखिएगा, जो बहुत वंचित वर्ग हैं, गरीब हैं, उनको मदद के दृष्टिकोण से, मतलब कहीं ना कहीं है राज्य की ना नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी को ना याद दिलाने का काम करता है। यह इसका उद्देश्य है। अब हम इसके कुछ महत्व देखेंगे, मतलब महत्व बिंदु के रूप में पॉइंट वाइज इसे हम समझेंगे कि नीति निर्देशक तत्व का महत्व क्या है। तो चलिए देखते हैं पॉइंट वाइज। इस तरीके के जब क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर लिखिएगा इसी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, इस संविधान को सिर्फ कागज पर नहीं, व्यवहार में उतारने का माध्यम है। अब देखिए, यानी संविधान में जो आदर्श लिखा गया है, जो सपने संजोए गए हैं ना, जैसे समानता का, न्याय का, शिक्षा का, कहीं ना कहीं आप देखेंगे उन्हें हकीकत में लागू करने का रास्ता कौन दिखलाने का काम करता है? आपका नीति निर्देशक तत्व दिखाने का काम करता है। मतलब सिर्फ यह किताबों की बात नहीं रहने देता, मतलब किताबों के पन्नों में सजाने के लिए नहीं है यह, बल्कि सरकार को उसे ना यथार्थ स्तर पे, मतलब ग्राउंड के स्तर पे लागू करने के लिए यह प्रेरित करता है। सेकंड पॉइंट, यह शासन को दिशा देते हैं कि समाज के वंचित तबकों के लिए क्या जरूरी है। अब देखिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नीति निर्देशक तत्व सरकार को यह बताने का काम करता है कि गरीब लोगों को, खास करके महिलाओं को, श्रमिक वर्गों को, बच्चों को, बुजुर्ग को, मतलब समाज में आपका जितने भी कमजोर वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, इनके लिए आप कौन सी योजनाएं लाएंगे, कौन सी इनके लिए योजनाएं जरूरी है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, जिससे हमारा जो समाज हो ना, वो पूरी तरीके से समावेशी समाज का नींव मतलब प्राप्त कर सके। इस बात को समझिएगा। आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये विकास को सिर्फ आंकड़ों में नहीं, इंसान की गरिमा में मापने की बात करते हैं। आप इसको ऐसे समझिए। अब देखिए, विकास को सिर्फ आंकड़ों से आप नहीं समझ सकते हैं, मतलब यानी जीडीपी या ग्रोथ रेट से ज़्यादा जरूरी क्या है? लोगों को सम्मानपूर्ण जीवन, लोगों को समान अवसर मिले, लोगों को स्वास्थ्य बेहतर मिले, लोगों को बेहतर शिक्षा मिले। अर्थात नीति निर्देशक तत्व जो है ना, हमें यह याद दिलाने का काम करता है कि असली विकास क्या है? इंसान को सशक्त बनाना है, ना कि सिर्फ जीडीपी पे नंबर बढ़ाना। मतलब इंसान ना जब सशक्त बनेगा तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट, यह याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र का असली मकसद सबका साथ और सबका विकास है। हमारे प्रधानमंत्री बोलते भी हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो इसको आप समझिए ऐसे, इसका अर्थ है कि लोकतंत्र केवल वोट और सरकार चुनने का काम नहीं है, बल्कि ऐसी नीतियां भी बनाने का मतलब एक प्रकार से जिम्मेदारी सौंपता है सरकार को, जिससे हर वर्ग के लिए, चाहे अमीर हो, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, वंचित वर्ग हो, मतलब सबके भविष्य को बेहतर बनाया जा सके। और कहीं ना कहीं यह जो नीति निर्देशक तत्व है, हमें समावेशी शासन का ना संदेश देने का काम करता है। मतलब समावेशी विकास, समावेशी शासन की प्रक्रिया पर आधारित शासन प्रणाली को बनाने का एक प्रकार से मार्ग प्रशस्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह नीति निर्धारण में नैतिकता और उद्देश्य को जोड़ते हैं। अब इसको ऐसे समझिए, यानी जब सरकार कोई नीति बनाती है ना, तो सिर्फ आर्थिक लाभ को नहीं देखना है। मतलब कहने का मतलब, सरकार यदि कोई पॉलिसी को बनाए तो गवर्नमेंट को सिर्फ अपना लाभ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सरकार कोई कंपनी प्राइवेट नहीं है को सिर्फ लाभ देखेगी, बल्कि उसे यह भी सोचना चाहिए कि इससे लोगों का भला होगा या नहीं। मतलब नीति निर्देशक तत्व जो है, सरकार को कहीं ना कहीं नैतिक मूल्य और सामाजिक उद्देश्य के दृष्टिकोण को ध्यान में रखने के लिए एक प्रकार से ना सीख देता है। इस बात को बिल्कुल समझिएगा। दोस्तों, हम लोगों ने मतलब महत्व देखा। अब महत्व को जो जब हम लोगों ने आप नीति निर्देशक तत्व के महत्व को काफ़ी अच्छे से देख लिया, तो अब हम लोग इसका प्रमुख वर्गीकरण करेंगे। मतलब नीति निर्देशक तत्व को कितने वर्गों में मतलब बांटा गया है, तो चलिए इसे देखते हैं। पहला पॉइंट से देखिए, प्रमुख वर्गीकरण। अब देखिए, नीति निर्देशक तत्वों को ना 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया। वैसे कहीं कहीं 4 भी बताता है। अब मैं आपको बताता हूँ 4 कैसे और 3 कैसे। देखिए, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से, देखिए कहीं कहीं सामाजिक को अलग ले लेता है और कहीं कहीं आर्थिक को अलग ले लेता है, तो 2 हो गया। लेकिन हम सामाजिक और आर्थिक को ना एक साथ ही ले लिए हैं। इस बात को बिल्कुल समझिएगा।
और दूसरा में हमने गांधीवादी दृष्टिकोण, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत। लेकिन कहीं कहीं सामाजिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, गांधीवादी दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत, 4 दृष्टिकोण। लेकिन हम इसे 3 मुख्य वर्गों में ही बांटकर देखेंगे। चलिए सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट, जब जब हम लोग इसका आंसर इस पे करेंगे ना तो इसको काफ़ी विस्तार से करेंगे, बट यहाँ भी थोड़ा विस्तार से हम लोग देख लेते हैं सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से। देखिए अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है, पहले आप इसका उद्देश्य समझ लीजिए। इसका उद्देश्य है कि सरकार ऐसा वातावरण बनाए जिससे हर नागरिक को समान अवसर, काम करने की आज़ादी और उससे कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पे सुरक्षा मिल सके। जैसे कि शिक्षा हो गया, बेरोजगारी हटाना हो गया, श्रमिकों की सुरक्षा हो गया, समान वेतन हो गया। थोड़ा इसको एक एक लाइन में समझिए। शिक्षा, अब देखिए शिक्षा क्या करता है, हर व्यक्ति को बुनियादी शिक्षा मिलना चाहिए ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। बेरोजगारी हटाना, मतलब सरकार ऐसी योजनाएं बनाए जिससे सभी को रोजगार के लिए ना समान अवसर मिल सके। श्रमिकों की सुरक्षा, मतलब मजदूरों को सुरक्षित रूप से, मतलब उनको सम्मान पूर्वक काम मिले। कहने का मतलब है कि उनको ना एक प्रकार से शोषण नहीं हो, बल्कि उनको ना काम करने का जो तरीका है, चाहे जो घंटा है ना, वह सुविधाजनक होना चाहिए। समान वेतन, मतलब पुरुष और महिला को ना एक ही काम के लिए बराबर वेतन मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं यह सामाजिक न्याय का आधार प्रदान करता है। मतलब यह जो तत्व है ना सामाजिक आर्थिक, यह चाहता है कि विकास का जो लाभ हो वह हर गरीब, श्रमिक और सामान्य नागरिक तक ना पहुंचना चाहिए। केवल अमीर ही इसके हकदार नहीं है। अब चलिए गांधीवादी दृष्टिकोण को बात कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए गांधीवादी दृष्टिकोण में क्या था, मतलब यह महात्मा गांधी जी के विचारों पर आधारित है। इस बात को बिल्कुल समझिएगा। मतलब महात्मा गांधी का जीवन कैसा था, बिल्कुल सादा, आत्मनिर्भर और नैतिक समाज की थॉट ना अपने मन में रखते थे, तो उनका विचार तो इसी तरीके का होगा ना। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट, ग्राम पंचायत। अब देखिए ग्राम पंचायत को पहले समझ लेते हैं एक लाइन में। अब देखिए हर गांव को ना अपना निर्णय खुद लेने का अधिकार हो, यह कौन बोलते थे, गांधी जी। गांधीवादी दृष्टिकोण में ऐसा कहा गया है कि हर गांव अपना निर्णय खुद ले, जिससे क्या होगा, स्थानीय लोकतंत्र मजबूत होगा। गांधी जी खादी को भी बढ़ावा दिया करते थे, कहते थे स्वदेशी वस्त्रों को बढ़ावा मिले, जिससे देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी, आत्मनिर्भर बनेगी, सशक्त बनेगी। तीसरा गांधी जी का थॉट क्या था, शराबबंदी। अभी देखिए बिहार में जो शराबबंदी है कहीं ना कहीं गांधीवादी थॉट से ही प्रेरित है। अब देखिए समाज में नैतिकता और स्वास्थ्य को बढ़ावे देने के लिए क्या करना चाहिए, नशा पे रोक लगना चाहिए, वही शराबबंदी बिहार में है। अब देखिए पशु कल्याण। अब देखिए गांधी जी के थॉट को लेते हैं। आप पशुओं की रक्षा और देखभाल करिए बेहतर तरीके से। क्यों, क्योंकि गांधी जी मानते थे कि एक सभ्य समाज का मापदंड आपको, मतलब जानवरों के प्रति भी आपको ना संवेदनशील बनाता है। मतलब आप संवेदनशील बनिए, सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं, पशुओं के लिए भी। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए। अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत के दृष्टिकोण से अब देखिए पहला पॉइंट, आप पहले इसी को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्या, मतलब ये तत्व कहीं ना भारत को एक ऐसा देश बनाने पर मतलब जोर देता था जो पूरी दुनिया में शांति और न्याय का ना प्रतीक बने। गांधी जी ऐसा सोचते थे, इस बात को बिल्कुल समझिएगा। जैसे विश्व शांति। अब देखिए विश्व शांति, भारत युद्ध की बजाय ना शांति और संवाद को बढ़ावा देने वाला बने, इस बात को गांधी जी सोचते थे। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का सम्मान। अब देखिए इसको ऐसे समझिए, जो समझौते भारत को मतलब अन्य देशों से मतलब किए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ईमानदारी से निभाने का प्रयास करना चाहिए। न्यायपूर्ण संबंध। अब देखिए न्यायपूर्ण संबंध को आप समझिए, मतलब हर देश से समानता और न्याय के आधार पर दोस्ती और व्यापार होना चाहिए। कहने का मतलब है कि डर और लालच के आधार पे नहीं, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मतलब है कि नीति निर्देशक जो मतलब कहने का मतलब है कि नीति निर्देशक जो मतलब तत्व का जो अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत का जो मतलब सिद्धांत है, कहीं ना कहीं आपको ना यह बताती है कि भारत की जो विदेश नीति ना अपने लाभ के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि वह एक वैश्विक नागरिक के रूप में मतलब वैश्विक संदर्भ में ना शांति और सहयोग और न्याय को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। तो हमने नीति निर्देशक तत्वों को, तीनों वर्गों को ना काफ़ी अच्छे से देख लिया है। दोस्तों अभी एक शादी का मतलब वो बाजा बजने लगा तो मैंने वीडियो 2 मिनट के लिए रोक दिया था। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए नेक्स्ट डायमेंशन से, न्यायिक दृष्टिकोण और व्याख्या के दृष्टिकोण से, इस दृष्टिकोण से हम लोग इसको देखेंगे। अब
हमने इसका वर्गीकरण के दृष्टिकोण से काफ़ी देख लिया। तो अब हम लोग इसको न्यायिक दृष्टिकोण से इसे देखेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट। अब देखिए, नीति निर्देशक तत्वों को अदालत ने भी गंभीरता से लिया है। केशवानंद भारती केस 1973 में इन्हें संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना गया। आप इसको ऐसे समझिए, केशवानंद का जो वाद मतलब केस था वो कब हुआ था? 1973 में। इस केस में आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व सिर्फ सलाह के लिए नहीं है, बल्कि यह संविधान का यह आत्मा है। मतलब आप इसे किसी भी लेवल पे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत को एक न्यायपूर्ण और कल्याणकारी राज्य बनाने के मतलब दृष्टिकोण से इसे मतलब देखा जा सकता है। मतलब चाहे बनाना है मतलब कल्याणकारी राज्य, तो आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे कि नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है। इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ मूल संरचना का हिस्सा मान लिया जाता है। फिर देखिए, मिनवा मिल्स केस 1980 में कहा गया कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों में संतुलन जरूरी है। इसको ऐसे समझिए, इस वाद में देखेंगे कि अदालत ने यह स्पष्ट किया कि केवल अधिकार देने से काम नहीं चलेगा और केवल कर्तव्य थोपने से भी नहीं। मतलब अगर किसी को आप अधिकार दे दिए, कर्तव्य दे दिए, इससे काम नहीं होगा, बल्कि दोनों में संतुलन स्थापित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्र हो और समाज भी न्यायपूर्ण हो। कहने का मतलब है संविधान की स्थिरता और लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है। क्या जरूरी है? दोनों में संतुलन जरूरी है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फिर आप बताएंगे कि अन्य निर्णयों में न्यायपालिका ने इन्हें नीति निर्माण की नैतिक रीढ़ बताया। मतलब कहने का मतलब है कि न्यायपालिका ने इसको काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से वर्णन किया और इसे बताया भी। मतलब कुल मिलाकर एक लाइन में यदि बोलें तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में संतुलन होना बेहद जरूरी है। मतलब दोनों एक दूसरे का पूरकता के तौर पे काम करते हैं। अर्थात इस दृष्टिकोण से भी हमने देख लिया। अब हम लोग इसको नेक्स्ट दृष्टिकोण से देखेंगे, मौलिक अधिकारों से संबंध। मतलब नीति निर्देशक तत्व का मौलिक अधिकारों से संबंध के दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट, भारतीय संविधान के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। जहां मौलिक अधिकार हमें यह बताते हैं कि हमें क्या क्या अधिकार प्राप्त है, और वहीं नीति निर्देशक तत्व यह बताते हैं कि राज्य को क्या क्या करना चाहिए, है ना। कहने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। आप इसको वैसे समझिए। देखिए, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों को आप बिल्कुल अलग किसी भी दृष्टिकोण से मत समझिए। मतलब मौलिक अधिकार नागरिकों को क्या क्या मतलब अधिकार प्रदान करता है, क्या क्या मतलब देता है, यह बताने का काम करता है। वहीं नीति निर्देशक तत्व सरकार को क्या क्या करना चाहिए यह बताने का काम करता है। मतलब कहीं ना कहीं आप देखेंगे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों मिलकर हमारे भारतीय लोकतंत्र को कहीं ना कहीं सशक्त और संवेदनशील बनाने का काम करता है। अर्थात एक लाइन में आप इसे कहेंगे तो ये दोनों पूरकता का काम करते हैं। अर्थात मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व संविधान की दो अनिवार्य धाराएं हैं। एक व्यक्ति को सुरक्षा देता है, दूसरा समाज को दिशा देता है। अब देखिए, मौलिक अधिकार जैसे स्वतंत्रता को ले लीजिए, शिक्षा को ले लीजिए, समानता को ले लीजिए। मतलब एक व्यक्ति को क्या देता है? उसका आत्मसम्मान बढ़ाने का काम करता है, चाहे आत्मसम्मान उसको प्रदान करता है। जबकि नीति निर्देशक तत्व जैसे स्वास्थ्य हो गया, रोजगार हो गया, शिक्षा का प्रयास हो गया, कहीं ना कहीं आप देखेंगे पूरे समाज को दिशा या रास्ता दिखलाने का काम करता है। आप इस बात को बिल्कुल समझ गए होंगे। अब फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट से एक उदाहरण से इसे समझेंगे कि मौलिक अधिकार कहता है कि हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। अब देखिए, यह अधिकार है। अब इसको ऐसे समझिए कि मौलिक अधिकार कहता है कि हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो कहाँ वर्णन है? आप देखेंगे कि अनुच्छेद 21 एक कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। और यह मौलिक अधिकार हर बच्चे को क्या करता है? कहीं ना कहीं भविष्य के लिए तैयार करने का काम करता है। मतलब उसको भविष्य का आधार प्रदान करने का काम करता है। तो यह क्या है? अधिकार है एक बच्चे का। और वहीं आप देखिए, नीति निर्देशक तत्व कहता है कि राज्य को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां हर बच्चा पढ़ सके। यह कर्तव्य हो गया। आप इसको वैसे समझिए। अब देखिए, यानी सरकार को ऐसी नीतियां बनाना चाहिए जिससे बच्चों को स्कूल में मतलब जाने का, उसको सही तरीके से पोषण प्राप्त हो सके, उसको किताबें मिल सके, उसको इस तरीके का माहौल मिल सके, उसको कहीं ना कहीं प्रेरणा प्रदान मतलब हो सके। इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट को जब मिड डे मील योजना, पोषण अभियान, स्कूल ड्रेस, साइकिल देने का, चाहे इंटर BA
करने पर या मैट्रिक पास करने पर लोगों को जो पैसे दिए जाता है ना, तो गवर्नमेंट कहीं ना प्रेरित करने का काम करती है, उनको आगे बढ़ाने का काम करती है विभिन्न संसाधनों से। मतलब यह ना राज्य का एक प्रकार से कर्तव्य हो जाता है। कौन? नीति निर्देशक तत्व। जबकि मौलिक अधिकार के अंतर्गत यह एक अधिकार बन जाता है। हमने इसे समझ लिया। अब हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर के दृष्टिकोण से। तो चलिए इसे भी हम लोग संक्षेप में देख लेते हैं। पहला पॉइंट, अब देखिए बॉक्स में हमने एक तरफ मौलिक अधिकार लिख दिया है और एक तरफ हमने नीति निर्देशक तत्व को लिख दिया है, तो इसको हम लोग समझेंगे। अब देखिए मौलिक अधिकार ना व्यक्ति केंद्रित होता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व समाज केंद्रित होता है। इसको आप समझते हैं मिलाकर। अब देखिए मौलिक अधिकार ना एक व्यक्ति को व्यक्तिगत सुरक्षा और सम्मान देता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व को देखिएगा ना, यह पूरे समाज के कल्याण पर आधारित होता है। जैसे शिक्षा का मतलब प्रवाह बढ़ाना, रोजगार मतलब प्रदान करना, सभी को स्वास्थ्य देखना, मतलब सबके लिए। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सेकेंड पॉइंट, न्यायालय में लागू कर सकते हैं किसको? मौलिक अधिकार को, जबकि नीति निर्देशक तत्व इसे न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता, केवल यह नीति निर्माण में मार्गदर्शन करने का काम करता है। इसको अब मिलाकर समझिए। अगर किसी को मौलिक अधिकार मतलब कहने का मतलब अगर उल्लंघन हो जाए तो कहाँ जाएगा? कोर्ट में जाएगा। अनुच्छेद 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के माध्यम से उच्च न्यायालय में, और उसे जाकर न लागू करवा सकता है। लेकिन यदि नीति निर्देशक तत्व को लागू करना हो तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। कहीं ना कहीं नीति निर्देशक जो तत्व होता है वह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है। इसके लिए किसी भी स्तर पे कानूनी बाध्यता की मतलब एक प्रकार से मतलब नहीं होती, मतलब कानूनी बाध्यता नहीं होती है। मतलब यह सिर्फ सरकार को ना मार्गदर्शन देने का काम करती है नैतिक स्तर पे। तीसरा पॉइंट, संविधान के भाग 3 में आता है कौन? मौलिक अधिकार, जबकि नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में आते हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक। इस चीज को ध्यान रखिएगा जब आप लिखेंगे तो। नेक्स्ट पॉइंट, मौलिक अधिकार अधिकारों की गारंटी प्रदान करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व कर्तव्यों और नीति की दिशा तय करने का काम करते हैं। अब इसको थोड़ा सा मिलाकर देखते हैं। मतलब मौलिक अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक को ना उसका अधिकार जरूर मिले। दूसरी ओर आप देखेंगे ना कि नीति निर्देशक तत्व सरकार को क्या याद दिलाती है? उसकी कर्तव्यों की याद दिलाती है कि सरकार को क्या करना चाहिए जिसे आम लोगों का कल्याण सुनिश्चित हो। हम लोगों ने इसको अंतर के दृष्टिकोण से भी देख लिया है। अब हम लोग इसको मतलब नेक्स्ट डायमेंशन से देखेंगे। हाँ, एक बाकी रह गया, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। मौलिक अधिकार तत्काल प्रभावशाली होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व दीर्घकालीन सुधारों का मार्ग बनाते हैं। अब इसको मिलाकर एक बार समझिए। मौलिक अधिकार लागू होते ही ना तुरंत आपको मतलब उसका प्रभाव देखने को मिल जाता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो होता है आप देखेंगे समय के साथ धीरे धीरे नीतियों के जरिए मतलब पॉलिसी के जरिए समाज में ना बदलाव लाते हैं। एकाएक नहीं होता है। जैसे कैसे सरकार कोई योजना बनाएगी तो उसका प्रभाव धीरे धीरे ही होगा ना, लेकिन मौलिक अधिकार सरकार यदि मतलब कोर्ट ने आपको बता दिया, डिसीजन दे दिया, अगर आपका उल्लंघन हुआ तो उसी टाइम से वह प्रभावशाली हो जाएगा। लेकिन कोई योजना बनाएंगे तो तुरंत कैसे मतलब आम लोगों को मतलब एक प्रकार से बेहतर बनाने का काम करेगा, बल्कि वह योजना धीरे धीरे मतलब समाज में बदलाव लाने का काम करेगा। अब हम लोग इसको नेक्स्ट परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। मतलब वर्तमान समय में नीति निर्देशक तत्व की प्रासंगिकता के दृष्टिकोण से इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट। अब देखिए आज जब देश विकास के कई मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है तो नीति निर्देशक तत्वों की भूमिका और भी अहम हो जाती है। अब देखिए इसको ना आप ऐसे समझिए, कैसे मतलब ये मतलब आप ज़्यादा मतलब अहम हो जाती है। मतलब जब भारत डिजिटल, आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तब यह बहुत ही जरूरी हो गया है कि जो यह विकास जो हो रहा है ना वो सभी तक पहुंचना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व यह सुनिश्चित करता है कि विकास केवल अमीरी तक मतलब अमीरों तक ना हो, बल्कि यह समाज के सभी वर्ग तक इसको मतलब पहुंच हो। इसीलिए आप देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्व का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को सरकार कई योजनाओं के माध्यम से क्रियान्वित करने का प्रयास करती है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान के दृष्टिकोण से आयुष्मान भारत, पोषण योजना, पीएम आवास योजना, विकसित भारत कार्यक्रम, समावेशी विकास, डिजिटल हेल्थ मिशन, स्वास्थ्य अधिकार के दिशा में, मतलब इन तमाम योजनाओं के माध्यम से ना कहीं सरकार इसे मतलब क्रियान्वित करने का प्रयास करती है। आम लोगों को ना इसका मतलब लाभ देने का प्रयास करती है। अर्थात जितने भी योजनाएं होते हैं ना वो नीति निर्देशक तत्व की सोच पर ही आधारित है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट, नीति निर्देशक तत्वों की भावना को जमीन पर उतारने का ना एक प्रकार से यह प्रयास है।
अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मतलब नीति निर्देशक तत्व को भले ही संविधान में हमें मतलब वर्णन कर दिया गया है, लेकिन इसकी जमीन पर मतलब उतारने का काम, मतलब यथार्थ स्तर पे कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर ना एक प्रकार से नैतिक जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप नीतियों को बनाते समय इसके तत्वों को जरूर ध्यान रखें। अर्थात आप देखेंगे कि इस सिद्धांत की ना यह खूबी है कि यह समय के साथ बदलते नहीं बल्कि हर समय को दिशा देते हैं। अर्थात आप देखेंगे ना कि नीति निर्देशक तत्व इतना मतलब एक प्रकार से यूनिवर्सल चीज़ है कि उन्हें बार बार बदलने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे समय बदलता है ना, ये तत्व सरकार की नीतियों को ना सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं, और सरकार अपनी नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को यदि बेहतर से निभाती है तो इसका आम आदमी के दृष्टिकोण से इसका फायदा भी देखने को मिलता है। अब हम लोग इसको मतलब नेक्स्ट दृष्टिकोण से देखेंगे, बट उससे पहले एक पॉइंट आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा कि नीति वही सही जो हर जन के दिल से निकले और जन कल्याण में दिखे। कहने का मतलब है कि नीति या पॉलिसी वही होना चाहिए जो व्यक्ति के दिल को ना छू ले और वह जन कल्याण मतलब आम लोग के कल्याण में ना एक प्रकार से प्रभावी रूप से दिखे। पॉलिसी आपका ऐसा होना चाहिए सरकार का। हम लोगों ने उस दृष्टिकोण से भी अब देख लिया है। अब हम लोग इसको बिहार के क्रियान्वयन के दृष्टिकोण से देखेंगे नीति निर्देशक तत्व को। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि प्रश्न इस तरीके के भी आते हैं और आने का भी चांस बनता है। तो पहला पॉइंट जो हम लोग देखेंगे, देखिए पहला पॉइंट, बिहार सरकार ने नीति निर्देशक तत्व को व्यवहार में लाने के लिए कई प्रयास किए हैं। अब देखिए कई प्रयास किए हैं, तो पहला पॉइंट इसे काफ़ी गौर से समझिएगा, क्योंकि आंसर में जब आएगा तो आप इस तरीके के पॉइंट को जरूर बताना है। पहला देखिएगा, शराबबंदी व्यवहार में लाने के लिए। देखिए क्यों, सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को केंद्र में रखता है। अब देखिए कैसे, आप देखेंगे कि बिहार सरकार ने 2016 में ना शराबबंदी लागू की। क्यों, ताकि समाज में नशाखोरी से होने वाली हिंसा, बीमारी और कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिकली मतलब गरीब लोग शराब पीकर पैसा अपना बर्बाद कर देते हैं उसको रोका जा सके। क्यों, क्योंकि यह जो नीति मतलब शराबबंदी की होगी ना, यह स्वस्थ समाज और खुशहाल परिवार के लिए एक प्रकार से बेहतर रास्ता दिखाने का काम करेगा। मतलब नीति निर्देशक तत्व को सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैतिकता से जुड़ी एक प्रकार से भाव के स्तर पर बनाने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, पंचायती राज अधिनियम 2006। अब देखिए ग्राम स्वराज का गांधीवादी आदर्श मतलब साकार करता है। इसको आप ऐसे समझिए, बिहार में आप देखेंगे कि 2006 से पंचायती राज व्यवस्था को ना मजबूत किया गया, जिससे आप देखेंगे गांवों को अपनी योजना को ना खुद बनाने, उसे लागू करने का ना अधिकार देने का काम किया गया। क्यों, क्योंकि यह गांधी जी के ग्राम जो स्वराज्य का सपना था ना, मतलब गाँव को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने का, उस व्यवस्था को कहीं ना कहीं एक प्रकार से साकार करने का मतलब काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, जीविका योजना 2006। अब देखिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिशा में सशक्त प्रयास, मतलब जीविका योजना के माध्यम से ना महिलाओं को सशक्त करके उन्हें मजबूत बनाने का मतलब प्रयास मतलब किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना। आप इसको ऐसे समझिए, बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा और भरोसा। अब देखिए इसके तहत जो मतलब बेचारे वृद्ध हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो कमजोर लोग हैं, मतलब उनको कहीं ना कहीं सामाजिक सुरक्षा देने का काम किया जा रहा है, जिससे यह भी अपने जीवन को ना मतलब एक प्रकार से बोझ न समझें, बल्कि इनको भी यह आशा हो कि नहीं, इनके लिए भी ना सरकार की नीतियां मतलब एक प्रकार से प्रभावी हैं और यह इससे लाभान्वित होकर अपने को ना मजबूत समझे। मतलब एक लाइन में ना इनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके, जिससे हमारा नीति निर्देशक तत्व का जो उद्देश्य है ना वह पूरा हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, पोषण आहार योजना, स्कूल ड्रेस और साइकिल योजना, मतलब बच्चों के लिए समान अवसर और गरिमा की राह। अब इसको वैसे समझिए, इस योजना के जरिए ना आप देखेंगे बच्चों को मिड डे मील के माध्यम से क्या भोजन उपलब्ध कराना। अब देखिए मुफ्त ड्रेस और साइकिल क्यों दी जाती है, जिससे बच्चे प्रेरित होकर ना स्कूल आएँ, ताकि गरीबी के कारण ना स्कूल ना छोड़ें बल्कि स्कूल आए, क्योंकि उनको इस तरीके की सहायता देकर कहीं ना कहीं उनको प्रेरित करने का काम किया जाता है। मतलब यह जो तत्व है ना वह समानता का, शिक्षा का और एक प्रकार से बेहतर तरीके से लोगों को मतलब एक प्रकार से लाभ देने के लिए यह काम करने का काम करता है। मतलब एक लाइन में कहीं ना कहीं यह समान अवसर गरिमा की राह को ना बनाने का मार्ग प्रशस्त करने का काम करता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हर घर नल योजना, मतलब स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराकर स्वास्थ्य और गरिमा सुनिश्चित की गई। अब देखिए नीति निर्देशक तत्व का जो मतलब उद्देश्य है ना उसको कहीं ना कहीं इस योजना के माध्यम से भी पूरा करने का प्रयास किया गया है, जिससे आम लोगों को ना
मतलब अच्छा जल उपलब्ध होना चाहिए, उनका स्वास्थ्य बेहतर करने का प्रयास किया गया और कहीं न कहीं उसका जो मतलब उद्देश्य है नीति निर्देशक तत्वों का, उसको क्रियान्वित करके उसको एक प्रकार से उस लक्ष्य को पाने का प्रयास किया गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट बताएँगे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। अब देखिए, वंचित वर्गों को स्वरोजगार हेतु सहायता देकर सामाजिक समानता को बढ़ावा देने का काम। अब इसको ऐसे समझिए, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से एसी को, एसटी को, ओबीसी को, महिला को, चाहे युवाओं को कहीं न कहीं पैसे के स्तर पे सहायता देने का काम की जाती है, उनको ट्रेनिंग देने का काम की जाती है, मतलब प्रशिक्षण। क्यों? ताकि वो खुद एक अपना व्यवसाय कर सके। यह योजना आप देखेंगे कहीं न कहीं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से इसे ज़मीन पर उतारने का प्रयास किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, बिहार स्टार्टअप नवाचार रोजगार सृजन के लिए युवाओं को प्रोत्साहित दिया जाना। मतलब नीति निर्देशक तत्व का जो उद्देश्य है ना, इसके माध्यम से भी पाने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों? आप देखिए, इसको थोड़ा विस्तार से समझिए। मतलब इस नीति के अंतर्गत युवाओं को इनोवेटिव आइडिया देने का काम किया जा रहा है, उनको टैक्स छूट देने का काम किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो रोजगार के ना अवसर पैदा कर सकें। आप देखेंगे कि यह जो नीति है कहीं न कहीं राज्य में नवाचार का, युवाओं को सशक्तिकरण करने का और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का काम करती है। तो कहीं न कहीं नीति निर्देशक तत्व एक प्रकार से जो उसका लक्ष्य है, वो जो उद्देश्य है विकासशील समाज की स्थापना करना, यह उस लक्ष्य को एक प्रकार से पाने का काम करता है। मतलब उसको ना एक प्रकार से उस लक्ष्य को पाने के दिशा में अब मार्ग को प्रशस्त करने का काम करता है। दोस्तों, हम लोगों ने इस दृष्टिकोण से भी देख लिया। अब हम लोग इसकी सीमाएँ देखेंगे, नीति निर्देशक तत्व का इस दृष्टिकोण से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे भी। अब देखिए पहला पॉइंट, देखिए जब एग्जाम में आप लिखेंगे तो सीमाएँ भी लिखना पड़ता है। मतलब या वो आपसे पूछ ले और नहीं भी तो आप उसके चुनौतियाँ कुछ दिखाना पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, जिससे इनका पालन बाध्यकारी नहीं बन पाता। मतलब नीति निर्देशक तत्वों को ना आप जाकर कोर्ट में जबरन लागू नहीं करा सकते हैं, जैसे मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कराते हैं। इसलिए आप देखेंगे कई बार सरकार ने इसे नज़रअंदाज कर देती है, क्योंकि उसके ऊपर बाध्यकारी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण कई कल्याण योजनाएं केवल कागजों तक सिमट जाती है। अब इसको ऐसे समझिए, राज्यों के पास न पर्याप्त पैसा या जब उनके पास कोई मतलब एक प्रकार से बेहतर संसाधन नहीं होता, तो कई जो योजनाएं होती है जो कल्याणकारी होती है, सिर्फ घोषणा तक ही सीमित रह के रह जाती है और यथार्थ में कभी उतर नहीं पाती, मतलब जमीन के स्तर पे। नेक्स्ट पॉइंट, कभी कभी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और कार्यान्वयन में ढिलाई इन तत्वों की भावना को भी कमजोर कर देती है। अब इसको ऐसे समझिए, जब सरकार की नैतिक प्रतिबद्धता ही कमजोर हो जाएगी, मतलब एक प्रकार से इच्छा के शक्ति पर ही वो सही नहीं रहेंगे, तो इन नीति निर्देशक तत्वों की जो मतलब उद्देश्य है, चाहे जो इसका भाव है, इसे प्रभावी रूप से आप क्रियान्वयन नहीं कर सकते हैं। यह इसकी सीमा है। नेक्स्ट, इसकी सीमाएं, योजनाएं और क्रियान्वयन में दूरी। अब देखिए इसको ऐसे समझिए, कई बार योजनाएं ना बन जाती है पर उसको जमीनी स्तर पे सही से कभी भी अमल नहीं किया जाता, जिससे जनता को ना इसका जो लाभ मिलना था वो नहीं मिल पाता। यह भी इसकी एक सीमाएं हैं। नेक्स्ट सीमा चलिए देखते हैं, संसद या राज्य सरकारों पर इन्हें लागू करने का कोई संवैधानिक दायित्व नहीं है, जिससे कई बार केवल सैद्धांतिक बनकर रह जाते हैं। देखिए यह भी इसकी सीमा है, थोड़ा इसको विस्तार से समझिए। संविधान में ना राज्य पर कोई भी कानूनी जिम्मेदारी नहीं डाला गया है और इसी कारण आप देखेंगे ना कि राज्य सरकार ना एक प्रकार से इसे ज़्यादा सीरियस नहीं लेती, मतलब वह इन्हें हर हाल में लागू करे ऐसा नहीं होता। इसीलिए देखेंगे ना कि अक्सर यह सिद्धांत में ही बनकर रह जाता है, मतलब व्यवहार में इसे लागू करने का उस लेवल पर प्रयास नहीं किया जाता है जिस लेवल में मौलिक अधिकारों के संदर्भ में किया जाता है। तो यह इसकी ना एक सीमाएं हैं। अब हम लोग इस दृष्टिकोण से भी देख लिए, सीमाएं के दृष्टिकोण से। अब हम लोग सुधार एवं सुझाव के डायमेंशन से इसको देखेंगे। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या सुधार की जरूरत है और आपका क्या सुझाव हो सकता है। तो चलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको समझते हैं। पहला पॉइंट, कुछ तत्वों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को कानूनी रूप से लागू करने का मतलब एक प्रकार से लागू करने योग्य बनाया जाना चाहिए। अर्थात इसको ऐसे समझिए, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार हो गया, इन जैसे मुद्दों को ना केवल सलाह के लिए नहीं बल्कि अपना अधिकार के लेवल तक मतलब लागू करने का प्रयास करिए। मतलब अधिकार की तरह लागू इसे किया जाए, जिससे सरकार इसके संदर्भ में टाल मटोल न कर सके। अब नेक्स्ट जो आपका मतलब जो सुझाव या सुधार होगा, नेक्स्ट पॉइंट, योजनाओं को बनाते समय इन तत्वों को केवल प्रेरणा नहीं आधार भी माना जाए।
अब देखिए कैसे। अब देखिए सरकार जब भी कोई योजना बनाए ना, तब उसे इन तत्वों को बस एक आइडियल मान कर न चले, बल्कि इसको ना मूल आधार बनाने का प्रयास करे। क्यों? ताकि नीतियों का सामाजिक उद्देश्य भी पूरा हो। नेक्स्ट जो आपका सुझाव होगा, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच नीति समन्वय तंत्र विकसित हो ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके। अब देखिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी तालमेल और संसाधनों का ना एक प्रकार से बेहतर रूप से साझा उपयोग होना चाहिए, जिससे योजनाएं ना काफी ज्यादा प्रभावशाली बन सके। नेक्स्ट पॉइंट, जनता को इन तत्वों के बारे में बताया जाए ताकि वे अपने अधिकार और राज्यों के कर्तव्यों को ना जान सकें। अब देखिए आम लोगों को यदि आप नहीं बताएंगे तो कैसे समझेंगे? अर्थात आम लोगों को बताया जाए कि नीति निर्देशक तत्व क्या है, ताकि वे अपने अधिकार और सरकार के कर्तव्यों को ना जान सकें। और जब जनता यह जान जाएगी ना, तो सरकार की जवाबदेही ना खुद तय हो जाएगी, क्योंकि यदि आप काम बेहतर नहीं करेंगे तो चुनाव में जनता आपको सिखा देगी। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नागरिकों को आरटीआई, जन सुनवाई और सोशल मीडिया के माध्यम से नीति निर्देशक तत्व के लक्ष्यों पर निगरानी और संवाद का अवसर मिलना चाहिए। अब देखिए जनता को ना यह विकल्प मिलना चाहिए कि सरकार से वह पूछ सके कि जो निर्देशक तत्व हैं उस पर आप कितना अमल कर रहे हैं, उसका कितना मतलब आप मतलब उसको लागू कर रहे हैं। और जरूरत जब पड़े ना तो सारा सवाल उठना चाहिए और सरकार इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की अगर व्यवस्था होगी तो आम लोगों के कल्याण मतलब जो नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है वो जरूर पूरा होगा। दोस्तों हम लोगों ने इस डायमेंशन से भी हम लोगों ने किया, किस डायमेंशन से? सुधार और सुझाव के दृष्टिकोण से। यदि क्वेश्चन में कभी इसका विस्तार से मांगेगा तो आप लिखने में बिल्कुल सक्षम होंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डायमेंशन से देखते हैं, संविधान में नीति निर्देशक तत्व का भविष्य। मतलब इस दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे, क्योंकि यदि नेक्स्ट एग्जाम में अगर एग्जामिनर मतलब प्रश्न बनाने वाले कुछ अलग सोचेंगे, तो जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब देखे रहेंगे तो आप आंसर लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए समझते हैं इस पॉइंट से। संविधान में नीति निर्देशक तत्व का भविष्य के दृष्टिकोण से पहले देखिए, जैसे जैसे समाज और तकनीक आगे बढ़ रहे हैं ना, नई चुनौतियां सामने आ रही है। अब देखिए आप ऐसे समझिए, जब कोई भी तकनीक चाहे कोई भी चीज जब आगे बढ़ेगा ना, तो उसके समक्ष ना नया नया चुनौतियां मतलब उत्पन्न होगी। देखिए जैसे एक एग्जांपल समझिए, जब हम लोग विद्यार्थी हैं तो एक नया प्रकार के हम लोग के पास चुनौती होती है। सोचते हैं नौकरी हो जाए तो ये कर लेंगे, जब नौकरी हो जाएगी ना तो एक नई प्रकार की चुनौती हो जाती है। तो फिर जब आपका शादी ब्याह हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, तो नई प्रकार की आपकी चुनौती सामने आ जाएगी। फिर जब वृद्ध हो जाएंगे ना तो नया चुनौती हो जाएगा। मतलब समय के साथ साथ ना चुनौतियां भी बदलती जाती है। तो उसी संदर्भ में हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट, पर्यावरण संरक्षण अब जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। अब देखिए अब कैसे, अब इस दृष्टिकोण से समझिए। जलवायु परिवर्तन हो रही है, बिल्कुल आपको पता है। प्रदूषण बढ़ रहा है, आपको भी पता है। दिल्ली में यदि रहते होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि किस लेवल तक वहाँ प्रदूषण है। जल संकट जैसा भी दृष्टिकोण आपको देखने को मिल रहा है, मतलब वैश्विक समस्या है। मतलब इन जैसे मुद्दे ना आप देखेंगे हर इंसान के जीवन के लाइफ से ना सीधा सीधा मतलब जुड़ा हुआ है। इस बात को बिल्कुल समझिए। अब जब सीधा सीधा जुड़ा हुआ है तो इसलिए हर नीति में ना पर्यावरण की सोच रखना बेहद जरूरी है। मतलब नीति निर्देशक तत्व का कोई भी आप उद्देश्य मतलब योजनाओं के माध्यम से चाहे किसी भी माध्यम से जब आप उसको क्रियान्वित कर रहे हैं, तो इस दृष्टिकोण को आप जरूर ध्यान में रखिए। भविष्य के दृष्टिकोण से इसको जरूर मतलब प्राथमिकता देना है। नेक्स्ट पॉइंट, डेटा गोपनीयता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैतिकता, साइबर सुरक्षा आने वाले समय के नीति क्षेत्र हैं। अब इसको समझते हैं कैसे। देखिए अब जमाना ना बदल रहा है। आज हमें साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा प्राइवेसी, आप देखेंगे पर्यावरण संरक्षण जैसी कई समस्याओं का ना सामना करना पड़ रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं नीति निर्देशक तत्वों को भी इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है और उसको ना उसमें इसको ऐड करने की आवश्यकता है। मतलब इसकी भी मतलब एक प्रकार से ध्यान में देकर जब चलेंगे ना, तो हमारा जो मतलब कल्याण का जो उद्देश्य है ना वह बिल्कुल एक प्रकार से न समावेशी रूप से मतलब होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हरित अर्थव्यवस्था, डिजिटल समावेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी नीति निर्देशक तत्व के विस्तार में लाया जाना चाहिए। अर्थात जब आप नीति बनाते हैं ना, तब नीतियों में यह भी देखने का प्रयास किया जाए कि गरीबों तक जो डिजिटल सुविधाएं पहुंच रही है, अर्थव्यवस्था मतलब प्रकृति के अनुकूल है कि नहीं, मतलब आपका विकास जो हो रहा है वो लंबे समय तक टिकने वाला है कि बस 2 दिन चलेगा और फिर काम खत्म।
मतलब आपका विकास ना टिकाऊ होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए। मतलब ये सभी बातें जो है ना वह नीति निर्देशक तत्वों को एक नए क्षेत्र की तरफ ले जा सकता है। मतलब नीति निर्देशक तत्व के जो उद्देश्य हैं, जो उसकी मतलब ना एक प्रकार से जो गोल है, कहीं न कहीं इस चीज़ों को भी ध्यान में रखकर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, समय की माँग है कि नीति निर्देशक तत्व को समय-समय पर संविधान संशोधन के ज़रिए अद्यतन मतलब नया मतलब अपडेट करना किया जाए, ताकि ये नीतियाँ केवल सैद्धांतिक नहीं रह जाए बल्कि भविष्य के भारत का आधार भी बनना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब समाज में बदलाव होता है ना, वैसे ही संविधान में भी नीति निर्देशक तत्वों को अपडेट करना ज़रूरी है। एक चीज़ यहाँ समझिए आप, परिवर्तन सृष्टि का ना शाश्वत नियम है। यदि परिवर्तन चीज़ों में नहीं होगा ना, तो बिल्कुल वह सही अपना मतलब ना एक प्रकार से लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएगा। जैसे देखिए, पानी यदि बह रहा है और वो बहेगा नहीं, मतलब उसमें परिवर्तन नहीं होगा, पानी के मतलब जो कण है, तो एक जगह पानी रहेगा तो वो सड़ जाएगा। तो इसके लिए उसमें बहाव होना बहुत ही ज़रूरी है। तो समय के साथ-साथ जैसे-जैसे तकनीक बदलेगा, जैसे-जैसे मतलब समाज बदलेगा, वैसे-वैसे ना हर चीज़ में सकारात्मक परिवर्तन लाना बेहद ज़रूरी है। मतलब समाज में यदि बदलाव होता है, तो वैसे ही संविधान के किसी भी तत्वों में बदलाव ज़रूरी है। उसी प्रकार नीति निर्देशक तत्वों में भी अपडेट करना बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ आदर्श बनकर न रह जाए, बल्कि हमारे भविष्य के आधार को भी मजबूत करे। दोस्तों, हम लोगों ने इस दृष्टिकोण से भी देख लिया, मतलब भविष्य के दृष्टिकोण से भी। अब हम लोग इसके पूरे बॉडी पार्ट मतलब कहने का मतलब है जितने भी डायमेंशन हो सकते थे हमने देख लिया। अब हम लोग निष्कर्ष देखेंगे। चलिए निष्कर्ष को समझते हैं, तब हम कुछ आपसे बात करेंगे। नीति निर्देशक तत्व लोकतंत्र के उस पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं जो जनता की गरिमा, अधिकार और अवसरों के बीच संतुलन बैठाता है। अब इसको वैसे आप समझिए, क्योंकि जब इसको वैसे समझेंगे ना तब आपका बेहतर होगा। अब देखिए, नीति निर्देशक तत्व ना लोकतंत्र का वह हिस्सा है जो यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को ना उसका बराबरी का मौका मिलना चाहिए। मतलब इन्हें केवल पवित्र घोषणाएं मानना त्रुटिपूर्ण होगा। ये विकास के स्तंभ हैं जिन्हें नीति में ढालना ही सच्चा राष्ट्र निर्माण होगा। कहने का मतलब है कि यह केवल आदर्श की बातें नहीं है, बल्कि एक ऐसा आधार है जिस पर देश का सच्चा विकास और निर्माण टिका हुआ है। आप बिल्कुल इसका निष्कर्ष समझ गए होंगे। दोस्तों, हमने निष्कर्ष दो तरीके का लिखा है। एक यह निष्कर्ष हो गया और दूसरा निष्कर्ष भी आप देख लीजिए, आपको जो मन करेगा उसे आप लिख लीजिएगा। आत्मा करके मैंने इसे लिख दिया है, तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं एक नज़र से। अब देखिए, दूसरा निष्कर्ष, संविधान की आत्मा वही है जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंच सके। नीति निर्देशक तत्व इस आत्मा को जीवंत रखते हैं। इन तत्वों को केवल आदर्श न मानकर यदि व्यवहार में लाया जाए तो भारतीय लोकतंत्र केवल संरचनात्मक नहीं बल्कि संवेदनशील और समावेशी भी बन जाएगा। मतलब इसको आप ऐसे समझिए, नीति निर्देशक जो तत्व है ना हमारे संविधान की आत्मा है, और कहीं ना कहीं यह गवर्नमेंट को यह याद दिलाने का काम करता है कि शासन सिर्फ कानून से नहीं, जन कल्याण के दृष्टिकोण से भी होना चाहिए। मतलब केवल आप इसे घोषणा के स्तर तक सीमित नहीं रखिए, आप इसे व्यवहार में उतारिए, ग्राउंड स्तर पर ले जाइए, तभी भारत एक संवेदनशील और एक समावेशी लोकतंत्र बन सकता है और एक बेहतर लोकतांत्रिक देश के रूप में पूरे दुनिया के सामने अपना आदर्श कायम कर सकता है, अर्थात जहां हर नागरिक को गरिमा, अवसर और न्याय मिल सके। दोस्तों, हम लोगों ने नीति निर्देशक तत्व को सारे डायमेंशन से हमने देख लिया। हमारा नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और हम जो आपको संभावित क्वेश्चन दिए हैं उसको यदि आप कर लेते हैं तो बीपीएससी चाहे किसी भी डायमेंशन से प्रश्न पूछे आपसे बचकर नहीं जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। और नोट्स मैंने शॉर्ट में भी आपको बता दिया है और हमने आपको लॉन्ग में भी बता दिया है। यदि आप इस पीडीएफ को अच्छे से कर लेंगे हमारे मतलब संभावित क्वेश्चन आंसर के साथ, तो आप बिल्कुल स्ट्रांग रहेंगे। और आप हमारे वीडियो को देखकर जरूर यह कमेंट करने का प्रयास करिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड जो आज हम टेस्ट का क्वेश्चन देंगे उस पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक मूल कर्तव्य को लेकर आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।